हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल सैटी लॉग्स। दोस्तों, आपने ये कहावत तो सुनी होगी कि सक्सेस हासिल करना बहुत मुश्किल होता है। उससे भी ज़्यादा मुश्किल होता है उस सक्सेस को कंसिस्टेंसी के साथ मेंटेन करना। और सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है कि उस सक्सेस के मिलने के बाद वो सक्सेस आपके सर पर ना चढ़ें और वक्त के साथ साथ आप अपनी सक्सेस के अलावा और ज़्यादा हम्बल होते जाएं। और आज हम दोस्तों बात करेंगे ऐसे ही कुछ 5 सेलिब्रिटीज़ की जिन्होंने अपनी प्रोफेशनल लाइफ में बहुत ज़्यादा अचीव किया, लेकिन वे आज भी जाने जाते हैं और लोगों के दिलों में राज करते हैं अपने ओवरऑल हम्बल पर्सनैलिटी की वजह से। इस लिस्ट पर नंबर 5 पर आते हैं मास्टर ब्लास्टर और गॉड ऑफ क्रिकेट कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर ने अपने करियर की शुरुआत करी थी 1989 में, जब वे केवल 16 वर्ष के थे। ऐसी यंग एज में सक्सेस देखकर कोई भी कैरिड अवे हो सकता है, लेकिन सचिन तेंदुलकर के घर वालों के वो संस्कार ही थे कि वे कभी भी इस तरह के प्लेटफॉर्म पर कैरिड अवे नहीं हुए। इसका एक रीज़न यह भी रहा कि सचिन तेंदुलकर के बड़े भाई अजीत तेंदुलकर, जो उनके मेंटोर भी हुआ करते थे, उन्होंने उनके करियर की शुरुआत के दिनों में ही कह दिया था कि अगर आपने अपने मैच में सेंचुरी भी मारी तो भी आप उस मैच के बारे में मत सोचो। वो मैच ख़त्म हो चुका है और बाकी ऑडियंस को उस मैच के बारे में बात करने दो। आप अपने नेक्स्ट मैच की प्रिपरेशन में लग जाओ। एक किस्सा ये भी है कि सचिन तेंदुलकर ने जब नया नया ब्रांड्स इंडोर्स करना शुरू किया था, उस समय उन्होंने अपने पिता रमेश तेंदुलकर को ये वादा किया था कि वह कभी भी सिगरेट, शराब और पान मसाला जैसी चीज़ों का विज्ञापन नहीं करेंगे। और इसी वजह से 1996 के वर्ल्ड कप में, जहां ज़्यादातर क्रिकेटर्स अपने बैट पर 4 स्क्वायर ऑफ वेल्थ सिगरेट जैसे स्टिकर्स लगाकर बैटिंग कर रहे थे, तो वहीं पर सचिन तेंदुलकर ने कोई ये सारे सिगरेट्स के स्टिकर्स अवॉइड करे और प्लेन बैट से बैटिंग करना शुरू किया। इसके अलावा एक पान मसाला कंपनी की तरफ से कई सारे करोड़ रुपए सचिन तेंदुलकर ने ठुकरा दिए, सिर्फ एक वादे की वजह से जो उन्होंने अपने पिता को किया था। इस लिस्ट पर नंबर 4 पर आते हैं राहुल द्रविड़। राहुल द्रविड़ जो सचिन तेंदुलकर के ही साथी क्रिकेटर रहे हैं। जब ये बैट्समैन हुआ करते थे उस समय ये बहुत ही शानदार बैट्समैन हुआ करते थे, जो अक्सर क्रूशियल स्टेजेस में इंडिया को मैच जिताते थे पार्टनरशिप बिल्ड करके। ये कई बार विकेट रोक कर एक शानदार पार्टनरशिप बिल्ड करते थे और इंडिया को मैच जिता देते थे। कई बार ऐसा भी हुआ कि इन्होंने ज़्यादा रन बनाने के बावजूद भी इनको कभी मैन ऑफ द मैच नहीं मिला, पर इन्होंने इस चीज़ का कभी भी निराशा नहीं जताई और हमेशा से ही अपना नेचुरल गेम खेलते रहें ताकि टीम के लिए ये कंट्रीब्यूट करते रहें। राहुल द्रविड़ एक ऐसे क्रिकेटर थे जो हमेशा से ही कंफर्ट जोन से बाहर आ जाते थे टीम के लिए। एक समय की बात है जब पाकिस्तान के अगेंस्ट सौरव गांगुली ने ओपनिंग करने के लिए मना कर दिया था टेस्ट मैच में। उस समय राहुल द्रविड़ जो नंबर 3 पर खेला करते थे, उन्होंने अपनी पोजीशन सैक्रिफाइस करके खुद वीरेंद्र सहवाग के साथ ओपनिंग करने गए। जब सौरव गांगुली कैप्टन हुआ करते थे और राहुल द्रविड़ वाइस कैप्टन, उस समय की बात है कि सौरव गांगुली ने बैटिंग लाइनअप स्ट्रॉन्ग करने के लिए राहुल द्रविड़ से रिक्वेस्ट की कि वो विकेट कीपिंग किया करें। राहुल द्रविड़ ने टीम के हित के लिए ये चैलेंज भी एक्सेप्ट किया। ये तो थी बात तब तक जब तक राहुल द्रविड़ प्लेयर हुआ करते थे, लेकिन अपनी रिटायरमेंट के बाद भी उन्होंने इंडियन क्रिकेट को कैसे डेवलप किया जा सकता है इसके बारे में सोचा। जहां आमतौर पर बहुत से क्रिकेटर्स रिटायरमेंट के बाद किसी न किसी आईपीएल टीम के साथ जुड़ गए मेंटोर या कोच के रूप में, और साल में केवल 2 महीने क्रिकेट को देने के काफ़ी बड़ी करोड़ों की फ़ीस चार्ज करते, तो वहीं राहुल द्रविड़ ने इससे बिल्कुल ही विपरीत सोचा। उन्होंने डिसाइड किया कि वे इंडिया के यंग क्रिकेटर्स को मेंटोर करेंगे और वे अंडर 19 क्रिकेट टीम के कोच बने और उनके कोचिंग के टेन्योर में ही इंडिया अंडर 19 क्रिकेट का वर्ल्ड कप भी जीती। जब वे इंडिया के हेड कोच रहे उस समय 2023 के वर्ल्ड कप में इंडिया जब तक मैच जीतती रही तब वो कभी भी सामने नहीं आए, लेकिन जैसे ही इंडिया फाइनल में पहुंच के मैच हारती है, उसके बाद एक अच्छे लीडर की तरह राहुल द्रविड़ सामने आए, अपनी गलतियों को माना और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी। इस लिस्ट पर नंबर 3 पर आते हैं साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत, जिन्हें साउथ में भगवान की तरह पूजा जाता है। वैसे तो अगर साउथ के एक्टर्स की बात करी जाए तो
ज़्यादातर आपको हम्बल ही मिलेंगे, इतने ज़्यादा हम्बल कि इनके लिए एक तो अलग से एक वीडियो बनानी पड़ेगी। पर इन सब के रोल मॉडल हैं रजनीकांत। रजनीकांत बहुत ही अपनी लाइफ सिंपल तरीके से जीते हैं और अपनी कमाई का काफ़ी बड़ा हिस्सा वो चैरिटी के लिए यूज़ करते हैं। इवन जब अगर उनकी फिल्में फ्लॉप हो जाती है तो डिस्ट्रीब्यूटर को अपनी जेब से पैसा भी देते हैं। रजनीकांत जब भी अपने किसी फ़ैन से मिलते हैं तो वो बड़े ही सादगी से भी मिलते हैं। इस लिस्ट पर नंबर 2 पर आते हैं इंडियन बिजनेसमैन रतन टाटा। रतन टाटा एक ऐसे बिजनेसमैन जो अभी कुछ दिन पहले ही ये दुनिया छोड़कर चले गए। एक ऐसे बिजनेसमैन जिन्होंने बिज़नेस की डेफिनेशन को ही चेंज करके रख दिया था। आमतौर पर जहां बिजनेसमैन सोचते हैं कि किस तरह से वो अपना ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा सके, तो वहीं रतन टाटा जी अपने मुनाफे के अलावा किस तरह से इंडिया के लोगों को सर्व करना है इसके बारे में भी सोचते थे। रतन टाटा जी का जन्म वैसे तो एक काफ़ी रिच फैमिली में हुआ था और वो हार्वर्ड स्कूल से पढ़कर आए और उसके बाद उन्होंने टाटा ग्रुप ज्वाइन किया एज एन एम्प्लॉय और टाटा ग्रुप का चेयरमैन बनने के बाद भी वे अपना जीवन काफ़ी सिंप्लिसिटी के साथ व्यतीत करना पसंद करते थे। ताज जैसे बड़े 5 स्टार होटल का नेतृत्व करने वाले रतन टाटा 5 स्टार होटल्स में नहीं बल्कि कंपनी की गेस्ट हाउसेस में रहना पसंद करते थे। उन्हें लोगों के बीच में रहना पसंद था, इस वजह से वे फ़्लाइट में जब भी ट्रैवल करते थे वे बिज़नेस क्लास से नहीं बल्कि इकॉनमी क्लास से ट्रैवल किया करते थे। जहां ज़्यादातर बिजनेसमैन प्रोडक्ट फेल होने पर अपनी गलतियां छुपाने की कोशिश करते हैं, तो वहीं दूसरी ओर रतन टाटा जी एक ऐसे बिजनेसमैन थे जिनका प्रोजेक्ट टाटा नैनो कार जब फेल हो गया था, कस्टमर से काफ़ी ज़्यादा इसके लिए कंप्लेंट आई, तो ओपनली रतन टाटा जी ने इसके लिए सबसे माफ़ी भी मांगी। दरअसल ये भी रतन टाटा जी का एक सपना था जो उन्होंने मिडिल क्लास परिवार के लिए देखा था। वे अक्सर देखते थे कि मिडिल क्लास लोग 2 व्हीलर से ट्रैवल करते हैं जो कि कई बार रिस्की भी होता है, जिस वजह से उन्होंने ये कार स्पेशली मिडिल क्लास लोगों के लिए डिज़ाइन की थी। रतन टाटा जी ना केवल इंसानों के बारे में बल्कि हर लिविंग क्रिएचर के बारे में सोचते थे। उन्होंने खुद भी काफ़ी सारे डॉग्स पाले थे और इसके अलावा उन्होंने स्ट्रीट डॉग्स के लिए अपने ऑफिस में स्पेशली शेल्टर होम्स भी बनवाए थे। इस लिस्ट पर नंबर 1 पर आते हैं अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी नंबर 1 पर इसलिए भी आते हैं क्योंकि ये एक ऐसे प्रोफेशन में थे जहाँ पर ईमानदार बंदा मिलना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। लेकिन ऐसे कीचड़ में भी अटल बिहारी वाजपेयी जैसे एक कमल का खिलना संभव हो पाया। अटल बिहारी वाजपेयी इस तरह के नेता थे जिनकी रिस्पेक्ट ना केवल उनकी पार्टी मेंबर्स बल्कि अपोजिशन पार्टी के भी मेंबर्स किया करते थे। जहां आज के समय में किसी भी सिस्टम फेलियर की वजह से रूलिंग पार्टी और अपोजिशन पार्टी एक दूसरे के साथ ब्लेम गेम खेलती हैं, तो वहीं दूसरी ओर अटल बिहारी वाजपेयी जब रूलिंग पार्टी के नेता थे तो वे हमेशा से ही किसी भी सिस्टम फेलियर की जिम्मेवारी खुद लेते थे और ओपनली उसको एक्सेप्ट करते थे। बावजूद इसके कि उनके 5 साल के टेन्योर में जब वो प्राइम मिनिस्टर थे उस समय भारत ने बहुत सारी उपलब्धियों को हासिल किया। आप सारा देश चलाना चाहते हैं, बड़ी अच्छी बात है, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। हम अपने देश की सेवा के कार्य में जुटे रहेंगे। हम संख्या बल के सामने सर झुकाते हैं और आपको विश्वास दिलाते हैं कि जो कार्य हमने अपने हाथ में लिया है वो जब तक राष्ट्रीय उद्देश्य पूरा नहीं कर लेंगे तब तक विश्राम से नहीं बैठेंगे, तब तक आराम से नहीं बैठेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति महोदय को देने जा रहा हूं। तो ये थे दोस्तों ऐसे 5 सेलिब्रिटीज़ जिन्होंने हमारे दिल पर राज किया, ना केवल अपने काम की वजह से बल्कि अपने व्यवहार की वजह से भी। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, वीडियो के बारे में अगर कुछ कहना हो तो कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।